आदरणीय मंचासीन विद्वजन, काव्यांगन संस्था के कर्मठ पदाधिकारी और देश के कोने कोने से जुड़े साहित्य और संस्कृति के प्रबुद्ध मर्मज्ञ, काव्यांगन के इस गरिमामयी मंच से मैं मंजू छिल्लर आप सभी को आत्मीय वंदन और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य केवल कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि हमारे समाज और जीवन की जीवंत धड़कन है। जब जब इस धरती पर संकट के बादल मंडराए हैं, साहित्य ने एक प्रबोधक की भूमिका निभाकर समाज का मार्गदर्शन किया है। आज विश्व सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, वह है पर्यावरण प्रदूषण और प्रकृति का असंतुलन। परंपरागत रूप से कवि अक्सर प्रेम, श्रृंगार और सामाजिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाते रहे हैं, लेकिन आज काव्य गंगा के इस पावन महोत्सव में हम साहित्य और पर्यावरण के उस अटूट और शाश्वत संबंध को रेखांकित करने जा रहे हैं, जिसके बिना मानव जीवन की परिकल्पना ही असंभव है। हमारा साहित्य गवाह है कि आदिकाल से ही मानव और प्रकृति का रिश्ता बेहद आत्मीय रहा है, परंतु आज का आधुनिक मानव अपनी भौतिकवादी और संवेदनहीन सोच के कारण उसी प्रकृति का निर्मम दोहन कर रहा है। काव्य गंगा ग्रंथ लोकार्पण काव्यांगन का मात्र एक कार्यक्रम नहीं, जिसमें केवल पुस्तकों का लोकार्पण होता है, अपितु यह काव्यांगन का समाज से संपर्क का एक ऐसा सूत्र है जिसमें हम लाते हैं उन रचनाकारों की पुस्तकें जो समाज को एक मार्गदर्शन देती है। साहित्य और समाज के प्रति अपनी इसी पावन जिम्मेदारी को समझते हुए काव्यांगन संस्था निरंतर वैचारिक क्रांति का अलग जगा रही है। काव्यांगन केवल रचनाकारों का मंच नहीं, बल्कि समाज को चेतना, दिशा और संस्कार देने वाली एक जीवंत पाठशाला बन चुका है। आज इस गरिमामयी अवसर पर मैं काव्यांगन के श्रद्धेय संस्थापक स्मृति श्रेष्ठ डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के विजन और उनकी दूरगामी सोच को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने साहित्य को समाज के कल्याण और प्रकृति के संरक्षण का माध्यम बनाने का यह भागीरथ प्रयास शुरू किया। यह उनकी ही अद्वितीय सोच और अटूट संकल्प का परिणाम है कि आज काव्यांगन की यह काव्य गंगा जन जन के मानस को न केवल रस से भिगो रही है, बल्कि उसमें सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना का नया संचार भी कर रही है। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर न केवल शब्दों का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि अपनी धरा को बचाने का एक पवित्र संकल्प भी ले रहे हैं। आदरणीय साहित्य अनुरागियों, आज की यह काव्य गंगा की निर्मल धारा समर्पित है देश के प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर कालीचरण जी को, जिनकी नवीन काव्य कृति पर्यावरण प्रबोधिनी आज हम सब के सम्मुख लोकार्पित होने जा रही है और हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। प्रकृति की भांति ही अत्यंत सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कालीचरण जी का जन्म 25 फरवरी 1954 को ग्राम नगला मोहनी अलीगढ़ में पूजनीय पिता स्वर्गीय लीलाधर सिंह जी और पूज्य माता श्रीमती स्वर्गीय केला देवी जी के आंगन में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आपने प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमए एवं पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में उच्च डिग्री प्राप्त की। इसके उपरांत आपने भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में पूरे 27 वर्षों तक पुस्तकालय अध्यक्ष की गरिमामयी पद पर देश को अपनी सेवाएं दी और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। साहित्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में आपके इसी अभूतपूर्व और विशेष योगदान को देखते हुए भारत सरकार के विश्व संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2025 में आपको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
साहित्य साधना को अपना जीवन समर्पित कर चुके डॉक्टर कालीचरण जी विभिन्न विधाओं में निरंतर लेखनी चला रहे हैं। अध्यात्म, पर्यावरण विषयक आलेख, निबंध और कविताएं आपकी प्रमुख विधाएं हैं। अब तक आपकी कुल 8 पुस्तकें और साझा संकलन प्रकाशित होकर सुधी पाठकों तक पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होकर समाज का मार्गदर्शन करती रही हैं। देश सेवा और साहित्यिक अवदान के लिए आपको 2 दर्जन से अधिक सरकारी, गैर सरकारी एवं क्षेत्रीय मंचों द्वारा प्रशस्तित पत्र व सम्मान प्रदान किए गए हैं। आज ऐसे अद्वितीय समाज सेवक, साहित्य मनीषी, पर्यावरणविद और काव्यांगन परिवार से असीम स्नेह रखने वाले आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी हमारे मध्य वर्चुअल रूप से मंच पर उपस्थित हैं। काव्य गंगा के इस बेहद लोकप्रिय ग्रंथ लोकार्पण कार्यक्रम में उनके इस नवीन काव्य संग्रह पर्यावरण प्रबोधिनी को लोकार्पित करते हुए काव्यांगन स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब वह पावन और प्रतीक्षित क्षण आ पहुंचा है जब हम आज के इस लोकार्पण समारोह के गौरवशाली और मंच पर उपस्थित उन साहित्य मनुष्य को नमन करें जिनके सानिध्य, आशीष और गरिमामय उपस्थिति के बिना यह साहित्यिक यात्रा अधूरी है। सादर प्रस्तुत है हमारे इस पटल की शोभा और हमारे प्रेरणापुंज आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं काव्यांगन मंच के कुशल सूत्रधार हैं। मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय विवेक गोयल जी, आप बहुआयामी कवि एवं साहित्यिक दृष्टि के धनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी, आप प्रख्यात कवियत्री एवं इस मंच की गरिमा है। आपका वंदन है। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी, आप एक अत्यंत संवेदनशील कवि एवं सहृदय आलोचक हैं। आपका सादर अभिनंदन। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, आप प्रसिद्ध कवि और काव्यांगन के एडमिन हैं। आपका वंदन है आदरणीय। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी, आप आचार्य एवं हिंदी साहित्य के तेजस्वी सूर्य हैं। आदरणीय दीक्षित जी का इस पटल पर कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की यह सनातन परंपरा रही है कि ज्ञान, कला और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा के आशीर्वाद से उसकी शुरुआत की जाए। दीप का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का आलोक फैलाता है। इस पवित्र और गौरवमय अवसर पर मैं आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी से सविनय निवेदन करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर आज के इस गरिमामयी लोकार्पण समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही मैं पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों से अनुरोध करूंगी कि वे मां शारदा के इस वंदन में मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़े। श्वेत पद्मा मां सरस्वती मंच पर विराजमान है। उनका शुभ आशीष हम सभी पर बना रहे। इस मंगल क्षण में मैं सभी सम्मानित कवियों, समीक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता और हार्दिक आभार अर्पित करती हूँ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस मुख्य आकर्षण आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी के उत्कृष्ट काव्य संग्रह पर्यावरण प्रबोधिनी के लोकार्पण का पावन अनुष्ठान आरंभ करते हैं।
मैं इस पावन पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार के मूर्धन्य विभूतियों के अत्यंत विनम्रता और सादर अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया एक साथ पुस्तक की प्रति स्क्रीन के सम्मुख लाकर इसका अनावरण करें और इस ऐतिहासिक कृति का लोकार्पण करें। शब्दों को अर्थ मिल जाए, शब्दों को अर्थ मिल जाए, भाव को आधार मिले, प्रकृति की इस पुकार को नवचेतना का विस्तार मिले। आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी को उनकी इस कालजयी और काल सापेक्ष पुस्तक पर्यावरण प्रबोधिनी के भव्य लोकार्पण के लिए काव्यांगन परिवार और देश विदेश से जुड़े तमाम सुधी पाठकों की ओर से हार्दिक बधाई एवं अनंत ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी लेखनी को दीर्घायु और इसी तरह समाज को जगाने वाली ऊर्जा प्रदान करे। साहित्य अनुरागियों, विमोचन का यह उत्सव केवल पन्नों को खोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि अब समय है पर्यावरण प्रबोधिनी की वैचारिक गहराइयों को समझने का, इसके भीतर छिपी संवेदना और प्रकृति की उस पुकार को महसूस करने का जो लेखक ने अपनी कविताओं में पिरोई है। सौभाग्य से हमारे इस मंच पर आज वे साहित्य मनीषी, प्रखर आलोचक और प्रबुद्ध समीक्षक विराजमान हैं, जिनकी पारखी दृष्टि इन रचनाओं के मर्म, शिल्प और उद्देश्य को बखूबी जानती है। साहित्य की कसौटी पर परखना है इस कृति को, साहित्य की कसौटी पर परखना है इस कृति को, शब्दों के आईने में देखना है आज प्रकृति को। मैं मंच पर आसीन हमारे सभी विद्वानों और समीक्षकों का सादर आवाहन करती हूँ कि वे अपनी सारगर्भित, निष्पक्ष, विद्वतापूर्ण समीक्षा से इस आयोजन को समृद्ध करें और हमें पर्यावरण प्रबोधिनी के अंतस से परिचित कराएं। आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप मूलतः गांव की मिट्टी से आते हैं। उस दौर में पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति थी? यदि आपका बचपन गांव में बीता तो उस समय स्कूल पहुंचने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध थी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरी आवाज सुन रही है ना? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो है आजकल तो थोड़ी सी दूर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, मगर उस वक्त हम लोग 8-8, 9-9 किलोमीटर पैदल जाया करते थे और साइकिल जैसी चीज जो है नसीब वालों के ही नसीब में हुआ करती थी। तो सुबह मटर के खेतों से निकल के सर्दियों के टाइम में और पैंट वगैरह भीगती चली जाती थी और फिर रास्ते में कहीं अलाव जलता तो उस पर सुखा के फिर स्कूल पहुंचते थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी उस टाइम पर जो है। पर यह है कि एक उद्देश्य होता था कि हमको वो उस उद्देश्य को पाना है। घर की स्थितियों को भी हम ध्यान में रखते थे उस वक्त। पिताश्री हमारे अकेले थे, उन पर काफी वजन था परिवार का जो है। तो ये महसूस होता था कि, और मैं सबसे बड़ा होने के नाते परिवार में जो है मैं खुद ये महसूस करता था कि मेरा दायित्व जो है उनकी विरासत को लेके चलना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परेशानियां हम लोगों ने देखी उस वक्त में जो है वो आज के बच्चे जो है सुनते हैं तो उनको एक कहानी जैसा महसूस होता है कि ये कोई कहानी सुना रहे हैं। जो तो चलिए वो दौर गुजर जाते हैं, कोई बात नहीं, अगला दौर आता है, फिर उसमें कदम रखते हैं और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमको हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जो आगे बढ़ता रहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। इसी क्रम में मैं सबसे पहले बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच के कुशल सूत्रधार और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री रमापति त्रिवेदी जी को। सर, जब हम डॉक्टर कालीचरण जी की कविताएं पढ़ते हैं तो प्रकृति का क्रंदन जैसी रचनाओं में प्रकृति केवल एक पृष्ठभूमि नहीं
बल्कि एक जीवंत पात्र के रूप में रोती हुई, पुकारती हुई उभरती है। आज के इस भौतिकवादी युग की चुनौतियों के बीच डॉक्टर साहब का ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश कितना प्रभावी है? और क्या हमारा समाज इस पुकार को सुन पा रहा है? कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सादर आमंत्रण है सर। स्वागत है सर। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका आदरणीय संचालिका महोदया। उपस्थित समस्त साहित्य प्रेमी जन, मंचासीन विद्वत जन, आज के विशिष्ट व्यक्तित्व डॉक्टर कालीचरण जी एवं काव्यांगन परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। काव्यांगन के रूप में आप सभी यहाँ विराजमान हैं और काव्यांगन में व्याप्त स्मृति शेष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के स्मरण के साथ मैं आज के इस काव्य पर्व की समीक्षात्मक शुरुआत करता हूं। आप इस मंच के आधार स्तंभ हैं और आपकी उपस्थिति ही इस आयोजन की सार्थकता है। नमन काव्यांगन तुम्हें, हो काव्य के आंगन बने, उत्कृष्ट कविता गीत का मंचन किया क्षण मात्र में। हैं राम कृष्ण विराजते आकर स्वयं इस मंच पर, हैं राम कृष्ण विराजते आकर स्वयं इस मंच पर। करता हूँ वंदन आपका, वंदन मेरा स्वीकार हो। आप काव्य गंगा ग्रंथ विमोचन के कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस साहित्यिक ग्राह्यता के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं, हमसे जुड़े हैं, निश्चित रूप से आज निराश नहीं होंगे। काव्यांगन केवल एक मंच नहीं अपितु साहित्य के हस्तांतरण की एक जीवंत परंपरा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए। आज हम डॉक्टर कालीचरण जी के काव्य संग्रह पर्यावरण प्रबोधिनी के साक्षी बन रहे हैं। यह पुस्तक प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि नहीं अपितु एक जीवंत और संवेदनशील पात्र के रूप में स्थापित करती है, जिसकी कविताएं प्रकृति की मार्मिक पुकार बनकर उभरी हैं। मैं डॉक्टर कालीचरण जी को उनके पर्यावरण के ऊपर नए प्रकाशित काव्य ग्रंथ पर्यावरण प्रबोधिनी के काव्यांगन के इस पावन मंच से लोकार्पित होने की अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज के इस जो प्रश्न था आदरणीय संचालिका महोदय का, आज के इस भौतिकवादी और औद्योगिक युग में डॉक्टर साहब का पर्यावरण संरक्षण का यह संदेश न केवल अत्यधिक प्रभावी है अपितु यह मानव समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी और जागृति का शंखनाद भी है। ऋग्वेद का यह मंत्र इस सत्य को प्रतिध्वनित करता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन में प्रकृति और ब्रह्म को एक ही सत्ता के दो स्वरूप माना गया है। जहां प्रकृति इसका क्रियात्मक शक्ति पक्ष है, वहीं ब्रह्म उसका चैतन्य शिव आधार है। इस एकात्मकता को व्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अग्नि से उसकी जलाने की शक्ति और सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति अभिन्न हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। यह ब्रह्मांड उसी परम सत्ता का विस्तार है। जहां ब्रह्म शांत निर्गुण और दृष्टा है, वहीं प्रकृति उसका सगुण सक्रिय और दृश्यमान स्वरूप है। इन दोनों का समन्वय ही भारतीय जीवन दर्शन को वसुधैव कुटुंबकम की व्यापकता प्रदान करता है। हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण कोई आधुनिक व्यवस्था या विलासता नहीं
अपितु एक आध्यात्मिक अनिवार्यता रही है। डॉक्टर कालीचरण जी की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रकृति को जड़ नहीं अपितु चेतन मानते हैं। वे विज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर बताते हैं कि प्रकृति में भी स्पंदन है, दिल धड़कता है। भौतिकवादी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जो वनों को उजाड़ा है, उससे दुखी होकर पवन, जल और पृथ्वी स्वयं मनुष्य से अपना अस्तित्व वापस मांगते हैं। उनकी रचना स्वयं कहती है कि अस्तित्व मेरा मुझको लौटा दो। आपने इनका कितना सुंदर मानवीकरण किया है कि मैं पवन हूं, मानव से है गिला मेरी। मैं पवन हूं, मानव से गिला है मेरी। पेड़ कम हो गए मेरी खुली राह में, भटकती इधर उधर को मैं झांकती फिर मिलते दुलारे वृक्षों की चाह में। वहीं पर पृथ्वी भी चिल्लाती है, रोदन करती है, मैं पृथ्वी हूं, सहन करती रही सदा में। जल थल नवमंडल जीव जगत भार, उससे आगे मानव कृत्यों से अब तंग हो गई हूं। आदरणीय संचालिका महोदय का प्रश्न, क्या समाज इस पुकार को सुन पा रहा है? निश्चित ही एक गंभीर चिंतन का विषय है। आप सत्य जानिए। दीक्षित जी मेरी बात सुनिए सर, यदि मैं गलत कहूं तो जरूर बोलिएगा कि आज का समाज इस पुकार को सुनने में मेरी तरह और सबकी तरह असमर्थ है, क्योंकि वह भौतिक समृद्धि के अंधाधुंध भोग और नशे में लीन है। समाज केवल विश्व पर्यावरण दिवस जैसे अवसरों पर फोटो खिंचवाने और धन बहाने तक सीमित हो गया है, जबकि जमीनी हकीकत में प्रकृति का निर्मम दोहन अभी भी जारी है। आदरणीय कालीचरण जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयास और उनका चिंतन, अपितु मैं तो कहूंगा कि उनका जीवन ही समाज के लिए समर्पित है। इसी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। पेड़ लगाने के नाम पर धन खूब बहाया जाता है। पेड़ लगाते, खुशी मनाते, लेकिन साथ में फोटो भी खिंचवाते। यूं ही वृक्ष कभी न काटना, आत्मा उसमें करती वास। उसके अंदर दिल धड़कता, जानो सत्य करके प्रयास। उनका यह प्रयास आज के समाज के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए है। और मैं तो यह कहूंगा कि आपका यह प्रयास निश्चित ही रंग लाएगा। हरी भरी धरा रहे जन जन में विश्वास, और नदियां कल कल बोलती जागे नव उल्लास। वृक्ष लगाएं सब मिले, छाए शीतल छांव, और प्रकृति संग समाज का महके सारा गांव। भौतिकवाद और आधुनिक उद्योगों से निकलने वाली घातक गैसों ने पृथ्वी के सुरक्षा कवच को फाड़ दिया है। कवि चेतावनी देते हैं कि यदि समाज अब भी नहीं जागा तो ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते हिमखंड पूरी मानवता को जल समाधि दे देंगे। फिर हम द्वारिका को ढूंढते रह जाएंगे। जाने कितने गांव बह जाएंगे, छुप जाएंगे जल में, कि सूर्य ताप के बढ़ जाने से हिमखंड नहीं रह पाएंगे। पिघल विशाल जल राशि पृथ्वी पर तांडव मचाएंगे। सागर तक बसी बस्तियां जल समाधि ले जाएंगी। फिर क्या रह जाएगा? वहीं पर ये कहते हैं, जहरीली गैसें भूतल से उठाती, ऊपर ओजोन को दे देती हैं फाड़। फटे छिद्र से निकली यूवी किरणें दिखाती सबको खामोश दहाड़। वैज्ञानिक और साहित्यिक रूप का आपका जो समन्वय है देखने को मिलता है। जीव जगत की मर्मांतक पीड़ा और जैव विविधता का संकट डॉक्टर साहब ने इस काव्य संग्रह में बड़े ही मार्मिक ढंग से उठाया है। महानगरों के प्रदूषण और सिमटते जंगलों के कारण वन्य जीवियों के आशियाने उजड़ रहे हैं और गिद्ध जैसी पर्यावरण संरक्षक प्रजातियां लुप्त प्राय हो चुकी हैं। कवि इसे मनुष्य के कुकर्मों का परिणाम मानते हैं। हुआ आसमान खाली गिद्धों से यदा कदा ही नजर आते कभी। इंसान दुखी कर्मों से हो गई विषैली काया।
घुलता जहर सांसों में बना मौत का साया। डॉक्टर साहब का यह संग्रह वास्तव में एक प्रबोधिनी है, जगाने वाला ग्रंथ है, समाज को जगाने वाला। आपने ब्रह्मांड संसद की जो अवधारणा दी है वह याद दिलाती है कि हमारे हर कर्म का लेखा जोखा प्रकृति के पास है। आपने वृद्धों और वृक्षों की उपेक्षा के बीच जो समांतर रेखा खींची है वह आज की पीढ़ी के लिए आईना है। वृद्ध और वृक्ष पुरातन स्तंभ, एक समाज व दूसरा प्रकृति। वृद्धों की उपेक्षा, वृक्षों से अपेक्षा, सब कुछ नई पीढ़ी को भा रहा। इंद्र सभा संदेश में वरुण देव की व्यथा के रूप में आपने कहा है कि बना दिए बांध मार्ग में कहीं पर, खोद पर्वत काट पेड़ भवन बना, अवरुद्ध जलधार से मार्ग बदलते, समाते मकान जो मार्ग आ जाते। डॉक्टर कालीचरण जी का यह पर्यावरण संदेश केवल कविता नहीं अपितु पर्यावरण प्रबोधिनी है, जगाने वाला एक ग्रंथ। जब तक मानव समाज अपनी कथनी और कन्नी के अंतर को मिटाकर पर्यावरण समर्थक विचारधारा को युद्ध स्तर पर नहीं अपनाएगा, तब तक आने वाली विभीषिकाओं से बचना असंभव है। कवि अंत में यही पुकार करते हैं कि हमें इस युग को, इस जग को पुनः जनक वाटिका और वृंदावन जैसे पवित्र और हरित बनाना ही होगा। पर्यावरण, काव्य साहित्य और समाज एक त्रिवेणी है, एक समन्वय है जिसके बिना जीवन व्यर्थ है या जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भाई साहब राकेश शर्मा जी के अपारे काव्य संसारे कविरे का प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। इस अपार काव्य जगत का नियामक जो है सृष्टि, निर्माता, विधाता नहीं है। कालीचरण जैसे नियामक हैं, कवि रचनाकार हैं, जो मनुष्य को का ही नहीं अपितु सारे चरात्मक विश्व के अंतस में विद्यमान आत्म भाव को अपनी कल्याणमयी कामना के साथ जैसा रूप देना चाहते हैं वैसा ही विश्व निर्मित हो जाता है। हम गलती करते हैं लेकिन समाज तभी कहला सकते हैं, समाज का रूप हम तभी ले सकते हैं जब उन गलतियों को समय रहते सुधार लिया जाए। कौन कहता है किसी से भूल कुछ होती नहीं? कौन कहता है कभी किसी से भूल कुछ होती नहीं? नाव ऐसी कौन जो तूफान में खोती नहीं। तू मनुज है रह मनुज, मत देव के प्रतिमान गढ़। तू मनुज है रह मनुज, मत देव के प्रतिमान गढ़। हो सके तो कर क्षमा, सब भूल के आगे तू बढ़। डॉक्टर कालीचरण जी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो समाज की सोचते हैं, समाज के हर जन की सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं। वे सुंदर काव्य सृजन के लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भी आपको एक संदेश देते हैं। मैं उनकी इस सरलता, सहृदयता और एक साहित्यकार के चिंतन को नमन करते हुए उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं इस सुंदर ग्रंथ के लिए। और सभी लोग देख रहे हैं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आगे संचालिका महोदय। वाह, बहुत सुंदर। वाह, बहुत खूब आदरणीय। आपके काव्यात्मक दृष्टि और अनुभव ने पुस्तक के विभिन्न पक्षों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राय हम सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक पर देखते हैं कि आपकी अधिकांश रचनाएं पर्यावरण से संबंधित होती हैं। ऐसा क्यों है? प्रकृति के प्रति यह अगाध समर्पण और विशेष झुकाव कहाँ से आता है? कृपया हमारे पाठकों को बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो हिंदुस्तान की जनता, आम जनता जो है गांवों में निवास करती है, हम शहरों में
आके या तो बदल जाते हैं, या जो शहरी हैं वो पहले से ही बदल जाते हैं। जो मैं गांव से आता हूँ, गांव का वो परिवेश जो है मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, और इसी पेड़ पौधों के ही सानिध्य में बचपन भी बीता है। किसी जमाने में बहुत बाग वगैरह होते थे फलों के जो है, आज वो सब खत्म हो रहे हैं। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो आंखों के सामने उसको बर्बाद होता देख रहे हैं। तो कहीं तो किसी को कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी, और कोई कितना मानता है या नहीं मानता ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। मगर मेरी सोच अपनी इतनी है कि मुझे अपना काम करना है और करते जाना है। भले ही टाइम लगेगा, मगर कोई तो सोचने वाले ऐसे आएंगे जो इस तरफ अपना विचार रखेंगे और इस बात को जो महसूस करेंगे, और पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उसके प्रति जागरूक होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ बहुआयामी कवि एवं सूक्ष्म साहित्यिक दृष्टि के धनी आदरणीय श्री विवेक गोयल जी को। सर, विज्ञान के शुष्क विषयों जैसे ओजोन परत या ग्लोबल वार्मिंग को काव्य की सरसता के साथ जोड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन डॉक्टर कालीचरण जी ने इसमें विज्ञान के साथ साथ हमारे पुराणों और यज्ञ कर्म जैसे आध्यात्मिक तत्वों का अनूठा समन्वय किया है। यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम पाठकों की वैचारिक सोच को किस तरह प्रभावित करता है, इस पर अपने विचार रखें। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। काव्यानंद मंच को नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मंच पर उपस्थित सभी विद्वान समीक्षकों का अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय कालीचरण जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस अत्यंत ज्ञानवर्धक पुस्तक के लिए, जिसे यदि आप चाहें तो एक काव्य संकलन की तरह भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे एक पाठ्य पुस्तक के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। अब मैं संचालिका महोदया के प्रश्न की ओर आता हूं। आपके प्रश्न के दो भाग, पहला भाग देखें तो वैज्ञानिक विषयों पर काव्य की सरसता के साथ उनको जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहा। देखिए, विज्ञान और काव्य ये दो धाराएं हैं, प्रायः समानांतर बहती हैं। विज्ञान तथ्य देता है, आंकड़े देता है, प्रयोगशाला की भाषा देता है, और काव्य हृदय की भाषा बोलता है, भाव देता है, संवेदना देता है। लेकिन डॉक्टर कालीचरण जी ने इन दोनों धाराओं का अद्भुत संगम किया है। देखिए, ओजोन परत को एक वैज्ञानिक कैसे समझाएगा? ओजोन परत पृथ्वी से 40-50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुनकर ज्ञान तो आता है, पर भाव नहीं जागता। भाषा बोलता है, भाव देता है। अब ओजोन छतरी पर यह कविता पढ़िए कि भूतल से ऊपर 40-50 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलती सुदर्शन चक्र समान परत अंतरिक्ष में हिलती डुलती। वही वैज्ञानिक तथ्य है, पर अब उसमें सुदर्शन चक्र का रूपक है। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाता है और खतरे को आगाह करता है। देखिए, जहरीली गैसों ने फाड़ दी परत, विवर होता रहा बड़ा, लगातार निरंतर, केवल जानकारी नहीं है, ये एक आर्तनाद है। और कुदरत की छतरी कविता में तो एक बच्चे के टूटे छाते का सरल रूपक, इसे लेकर पूरी ओजोन की त्रासदी ही समझा दिया आपने। ओजोन परत अब टूट गई, जैसे कुदरत भी अब रूठ गई। एक और कविता आपकी, पंचतात्विक धड़कनें,
इसमें वो और भी गहरे वैज्ञानिक सत्य को काव्य में पिरोते हैं। स्थिर जल धड़कन हो जब तक, सागर जैसी शांति बनी रहती, सूर्य ताप वृद्धि होने के कारण जल की धड़कन बढ़ जाती है। वाह, ग्लोबल वार्मिंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया को धड़कन के रूपक से समझाया गया। और इन पंक्तियों को देखें कि अक्षय तत्वों का स्वभाव यही, संतुलन में संयमित रहते सदा, अगर बात हो जाए सीमा से परे, बन जाते मिलजुल कर आपदा। वाह, यही है उस चुनौती का उत्तर, तथ्य को भाव में बदलना, आंकड़ों को अनुभव में ढालना, विज्ञान को जन जन की भाषा में उतारना। एक अन्य कविता प्रदूषण के आयाम, इसमें आपने कहा कि विषाक्त गैसें बनकर बड़े गुबार आसमान में हर जगह छा रहे हैं, घोल रहे प्राणवायु में जहर खूब, प्रत्येक जीवन को खाए जा रहे हैं। आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी को रक्त, लिवर, किडनी काव्य में ऐसे प्रयुक्त किया है कि पाठक को भय भी होता है और सजगता भी आती है। डॉक्टर कालीचरण जी ने यह चुनौती बखूबी स्वीकार की है, सरलता से, सहजता से और सरसता से। वाह, मैं आपके प्रश्न का दूसरा भाग उसकी तरफ आता हूं कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम पाठकों की वैचारिक सोच पर क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए, हमारे देश में एक अद्भुत परंपरा रही है। ऋषि मुनि जो होते थे वो वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने पंच महाभूत की अवधारणा दी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आज का विज्ञान इन्हीं तत्वों को सॉलिड, लिक्विड, फायर, गैस और स्पेस के रूप में मानता है। डॉक्टर कालीचरण जी ने इसी सनातन सत्य को काव्य में पुनर्जीवित किया है। आध्यात्म एवं पर्यावरण संगम, इस कविता में वो एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। आध्यात्म जुड़ा सृष्टि नियंता से, पर्यावरण उसका अभिन्न अंग, अभिन्न भाग, और दोनों ही हैं एक दूसरे के पूरक, दोनों मध्य रहे आपसी अनुराग। यह एक दार्शनिक घोषणा है कि पर्यावरण और आध्यात्म अलग नहीं है, और वे चेतावनी भी देते हैं। क्या कहते हैं कि तभी रुष्ट हो जाती स्वयं प्रकृति, ले भयानक रूप करती प्रहार, सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान शुरू होते, तबाही की इंसानों पर पड़ती मार। और वे केवल प्रश्न ही नहीं करते हैं, उसका समाधान भी देते हैं। आध्यात्म और विज्ञान संयुक्त कर समझ लो इस सरल कहानी से, बड़े नहीं हो सकते कभी कुदरत से, भला ना होगा अपनी मनमानी से। यह पंक्ति जो है आपकी पुस्तक का सार है। आपने शतपथ ब्राह्मण का भी उल्लेख किया। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है वेदानुकूल यज्ञ विज्ञान का महत्व, जिससे मानव मात्र सहज निभाए प्रकृति के साथ स्वयं का दायित्व। आप पर्यावरण के ऊपर आपने इतना विशाल, इतना अपना अनुभव इसमें उड़ेल दिया। यज्ञ कर्म, इस कविता में आप कहते हैं कि यज्ञ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, एक पर्यावरणीय विज्ञान है। अग्निहोत्र यज्ञ में पीपल की समिधा, घृत, सुगंधित पदार्थ, ये सभी वायु को शुद्ध करते हैं।
यह आज का विज्ञान भी मानता है। यहाँ बायोमास कंबस्शन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को आपने काव्य में उतार दिया। प्रकृति विधान कविता में आपने कहा कि प्रकृति में कोई संघर्ष नहीं, केवल संतुलन है। यह दृष्टि वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी, और पाठकों पर इसका त्रिस्तरीय प्रभाव पड़ता है। देखिए, पहला प्रभाव कि पाठकों का वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ता है। ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पंच महाभूत संतुलन सब सहज भाषा में समझ में आता है। दूसरा प्रभाव आत्मा है, क्योंकि कर्म, यज्ञ और पंच महाभूत जैसे शब्द हमारी संस्कारित चेतना को स्पर्श करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, कर्तव्य बोध जागता है, क्योंकि जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ हैं कि यह गलत है, इसे बदलो, इसे बदलना होगा, तो मानव को बदलना ही पड़ता है। तो यही है पर्यावरण प्रबोधिनी का सबसे बड़ा योगदान। बेजोड़ संगम आध्यात्म बनाता, यदि सोच सकारात्मक है अपनी, प्रकृति संतुलन में साथ निभाता, रहे ना अंतर कथनी और करनी। वाह। डॉक्टर कालीचरण जी की यह कृति केवल एक काव्य संग्रह नहीं, यह एक जीवन दर्शन है, एक राष्ट्रीय चेतना का आह्वान है। उन्हें मेरी हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वाह सर, आपकी सकारात्मक टिप्पणी और रचनात्मक सुझाव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी, अगला प्रश्न है मेरा। हमारे पाठक यह भी जानना चाहते हैं कि आपके भीतर लिखने की प्रेरणा कब और कैसे प्रारंभ हुई? क्या सरकारी नौकरी में आने के साथ ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था, या यह सिलसिला पहले से ही जारी था? जी, मैं जब सरकारी नौकरी में था तो छोटी मोटी कविताएं जो है, जैसे वृक्षों के बारे में लिख दी या पवन के बारे में लिख दी, क्योंकि वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन सब चीजों से संबंधित था। तो वो वहाँ ऊर्जा भारती पत्रिका एक निकलती थी मंत्रालय से, तो उसमें कभी कभी वो आ जाया करती थी। कभी निबंध लेखन में ये हिंदी प्रतियोगिता होती, तो उसमें करीब 10 साल तक मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। और बाद में जो प्रशासन के संयुक्त सचिव महोदय थे, उन्होंने कहा कि भाई अब तुम जूरी में आ जाओ, बहुत अवार्ड ले लिए। मैंने कहा मैं छोड़ ही देता हूँ, तो वो मैंने वहां से छोड़ दिए। मगर मेरा रुझान जो है इस तरह का रहा, और ये खासकर जब रिटायरमेंट के बाद ये कोविड-19 महामारी शुरू हुई, तो समय की तो कमी थी नहीं उस वक्त, तो मैंने कहा इसका सदुपयोग किया जाए समय का। तो जो कुछ जानकारी है टूटी फूटी, उसको इकट्ठा कर लेते हैं इसी माध्यम से, लिखने के माध्यम से। और वो कुछ किताबें लिखता चला गया। और उसमें एक चीज मैं इस बीच में कहना चाहूंगा कि जिस तरह पर्यावरण प्रबोधिनी है, वैसे ही एक पर्यावरण उपन्यास देवकन्या अरण्य, 2 पर्यावरणवादी विद्यार्थियों के जन जागरूकता अभियान पर आधारित, वो भी, ये दोनों पुस्तक जो है पर्यावरण पर प्रथम पुस्तक का इनको जो है श्रेय प्राप्त है, अभी तक किसी ने नहीं लिखा। तो मैंने कहा चलिए एक नींव पड़ जाएगी, जिसमें से आगे विस्तार तो होगा ही। कुछ लोग जो इसके स्पर्श में आएंगे तो वो सोचेंगे, समझेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे जो। तो ये किताबें लिखने और आपके साझा कार्यक्रम में जो है ये संकलन जो अब तक निकले हैं, 3-4 निकले हैं, तो उनमें भी मेरी इसी से संबंधित आलेख या कविताएं होती हैं, या किसी पत्रिका में भी जो है मैं उसी तरह के ही देता हूँ। और रमापत त्रिवेदी जी से एक बार बात हुई थी, कह रहे कि आप श्रृंगार रस पे क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा
मुझे उस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और क्योंकि वो हिंदी की विधाएं हैं और छंद और श्रृंगार रस इस तरह की जो है, तो मेरा तो अपना यही ठीक है, मैं अपनी इसी पे काम करता रहूंगा जो। तो क्योंकि जरूरत इसकी भी है, ज्वलंत समस्या आज के टाइम में ये भी है, और इस तरफ ध्यान आकर्षित तो हो लोगों का तो अच्छा है, हमारा तो यही उद्देश्य है जी। और मैं आपको एक बात और ध्यान दिला दूं हाँ कि जी, हाँ आपने जी। हमसे एक वायदा और किया है कि पर्यावरण के ऊपर एक कार्यक्रम आप काव्यांगन में जरूर चलाएंगे अपने उसमें। ये बात हाँ भी हाँ हुई थी हमारी आपसे। जी जी। चलिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी और प्रयास रहेगा जो। बहुत खूब आदरणीय। समीक्षा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अत्यंत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को। सर, कोई भी संदेश तब तक जन आंदोलन नहीं बनता जब तक उसकी भाषा सीधे दिल को न छुए। डॉक्टर कालीचरण जी की भाषा शैली इस संग्रह में कितनी सरल और बोधगम्य है, जो एक आम आदमी से लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों तक को एक साथ जोड़ने में सफल होती है। इस शिल्प और भाषा पर अपनी दृष्टि डालें। सादर मंच आपका है सर। म्यूट है सर आपका। धन्यवाद संचालिका महोदया एवं मंच पर आसीन प्रबुद्ध जन को मेरा सर्वत्र प्रणाम। कालीचरण जी की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने का मुझे अवसर मिला, और सर्वप्रथम तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कालीचरण जी की नवीन प्रकाशित पुस्तक पर्यावरण प्रबोधिनी के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। यकीनन पर्यावरण प्रबोधिनी मात्र रचनाओं का एकमात्र संग्रह नहीं है, अपितु प्रकृति की एक सरल भाषा में अभिव्यक्ति भी है। डॉक्टर कालीचरण चौधरी जी प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत जी की विचारधारा के ही मुझे प्रतीत होते हैं। कालीचरण जी की पर्यावरण रक्षक वृक्षों के प्रति अगाध श्रद्धा है। वह वृक्षों के देवत्व भावना उच्च भाव की अनुभूति कर अपनी रचना छाया देव में बहुत ही सरल भाव एवं भाषा में उद्घृत किया। विष्णु नाभ से उत्पन्न हुआ कमल, सूर्य देव से हुआ पीपल अस्तित्व। श्रीमद् भागवत गीता में किया बखान, तभी समाहित पीपल में ईश्वर तत्व। किसी भी लेखक या रचनाकार कुछ लिखने का सदैव ही यह आशय रहता है कि उसके द्वारा रचित रचना जनमानस के हृदय में अपना एक स्थान बना ले। इसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि भाषा आम जन की हो। डॉक्टर कालीचरण जी की रचनाएं उसमें बिल्कुल खरी उतरती। आपकी रचनाओं के आधार पर कवि को पूर्ण आशा और विश्वास है कि मानव की समृद्धि आने पर आपस में एक सामंजस्यता बन जाएगी, जिसको आपने लिखा भी है, करते हम आशा यही चील गिद्ध फिर दोस्त बन जाएंगे। संतुलन बनाने में फिर भूमिका निभाएंगे। चील गिद्ध तो केवल एक नाम मात्र का प्रयोग हुआ है, जबकि ये मानव जन के लिए बहुत बड़ा छुपा हुआ संदेश है। आपकी रचना पर्यावरण संदेश में
कवि ने अत्यंत ही सरल भाषा में अपने विचारों को रखते हुए अपनी रचना में लिखा भी है कि सूर्य ताप के बढ़ जाने से हिमखंड नहीं रह पाएंगे, पीपल विशाल जलराशि पृथ्वी पर तांडव मचाएंगे। इस रचना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देने का एक संदेश छुपा हुआ है। अपनी रचनाओं में आपने वृक्षों का मानवीकरण, जनमानस को संदेश देने का भरपूर प्रयास किया है। बहुत सुंदर। चला तू मुझको कटवाने, चला तू मुझको कटवाने, क्यों नहीं तुझको मैं भाता हूं, दिल दुख रहा आज मेरा, अपनी हृदय व्यथा सुनाता हूं। इसमें बहुत गहरा संदेश है। आपने वृक्ष का एक प्रकार से मानवीकरण करने का खूबसूरत प्रयास किया है। आपकी एक रचना पेड़, मौसम और वन्य जीवन में बहुत ही सहजता से आपने पंच महाभूत प्रकृति के विभिन्न अंगों के तालमेल की परिकल्पना बहुत ही सरल, सौम्य एवं संतुलित भाषा शैली में उद्गृहित किया है। पंच महाभूत प्रकृति के अंग विभिन्न, सभी के साथ निभाते फर्ज, वृक्ष फर्ज रहे मानव प्रकृति के संग, वृक्ष कार्यों से परिपूर्ण हमारा सब। अपनी पुस्तक पर्यावरण प्रबोधिनी में प्लास्टिक जहर के रूप में लिखी हुई बाल रचना के माध्यम से बाल मन के अनुरूप ही आपने सरल भाषा का प्रयोग किया है। यदि चाहते हो, और साथ ही साथ आपने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है। यदि चाहते हो सुख के साथ जीना, मिट्टी बर्तनों में ही शुरू खाना पीना, एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत ही सरल भाषा में बाल मन को भी समझाने का आपने इस रचना के माध्यम से प्रयास किया है। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि भाषा शैली जितनी सरल होगी उतनी ही पाठक मन को रचना स्पर्श करती है। नदी धार सा शब्द बहे वही कविता कहलाती। वाह। कालीचरण जी की कविता की प्रथम पंक्ति के पढ़ने के उपरांत पाठक मन को स्वतः उत्साहित करती है कि आगे की पंक्तियों को पढ़े। यह निर्भर करता है कि उस रचना की शैली कितनी सरल और सुसंगठित भाषा में लिखी गई है। बहुत सुंदर। इस मानक में कालीचरण जी की रचनाएं भाषा शैली की सहजता और सरलता के आधार पर खरी उतरती है। अंततोगत्वा कालीचरण जी की नवीन पुस्तक पर्यावरण प्रबोधिनी सरल भाषा शैली में लिखित एक रचनाओं का संग्रह है जो निश्चित पाठक को पढ़ने को बाध्य करेगा। अंत में मैं पुनः डॉक्टर कालीचरण जी की नवीनतम पुस्तक पर्यावरण प्रबोधिनी की सफलता के लिए हृदय से कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके विचारों ने इस कृति की उपयोगिता को नई पहचान प्रदान की। अब एक बार फिर से मैं डॉक्टर कालीचरण जी की तरफ बढ़ती हूँ और मेरा अगला प्रश्न है सर, एक प्रबुद्ध लेखक और पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते यदि आपको चुनना हो तो आप पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिका में से किसे प्रथम, किसे द्वितीय और किसे अंतिम महत्व देंगे? आज के इस डिजिटल युग में इनका क्या महत्व है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है।
हम जो लिखते हैं, अगर समाचार पत्रों में वो छप जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और अक्सर सामान्यतः यह होता है कि समाचार पत्र आज पढ़ा और उठा के रख दिया। वही चीज अगर पत्रिका में आती है तो वो सालों साल रहती है, और वही बात अगर पुस्तक के अंदर होती है तो वो हमेशा साथ निभाती है। तो समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तकों में पुस्तक जो है वो नंबर 1 पे मानता हूं मैं। और बाकी ये है कि समाचार पत्र में भी निकले, कहीं भी निकलता रहे, अच्छी बात है। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आदरणीय। अब मैं बड़े ही स्नेह और आदर के साथ आवाज देती हूँ इस मंच की गरिमा और प्रख्यात कवियत्री आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी को। मैम, कवि ने अपनी रचनाओं में पर्यावरण के संदेश को उभारने के लिए बहुत ही सुंदर बिंबों का चयन किया है। कविता अस्तित्व लौटा दो में प्रदूषण और मानवता का एक गहरा द्वंद्व दिखाई देता है। जहां प्रदूषण को विज्ञान का अभिशाप माना गया है, आपकी दृष्टि में क्या आज का मानव समाज अपनी भूलों को स्वीकार कर एक प्रायश्चित के लिए तैयार दिख रहा है? कृपया अपने विचार साझा करें। सादर वंदन है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मंचासीन विद्वजनों, सम्मानित अतिथिगण और साहित्य प्रेमी साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आदरणीय मंजू छिल्लर जी को उनके गरिमामय और प्रभावशाली संचालन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी को उनकी महत्वपूर्ण कृति पर्यावरण प्रबोधिनी के लोकार्पण के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम केवल एक पुस्तक का लोकार्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्व बोध को पुनः स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मुझे जो विषय प्रदान किया गया है वह 2 भागों में है। प्रथम, साहित्यिक शिल्प, जिसमें कवि ने पर्यावरण संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन बिंबों का चयन किया है। तो मैं बताती हूँ। श्रेष्ठ काव्य की पहचान यही है कि वह उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने बिंबों के माध्यम से पाठक को स्वयं अनुभूति कराता है। डॉक्टर कालीचरण जी ने पर्यावरण प्रबोधिनी में ऐसे सशक्त बिंबों का सृजन किया है जो पाठक को केवल पढ़ने ही नहीं, बल्कि प्रकृति को देखने, महसूस करने और उसके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि प्रकृति का मानवीकरण का बिंदु, प्रकृति का सानिध्य। कविता में सवेरा, सूर्य और संध्या मानो जीवंत पात्र बनकर हमारे सामने आते हैं। सवेरा कहता है, छोड़ थकन उठ जाओ। संध्या स्नेहपूर्वक विश्राम का संदेश देती है। यह केवल दिनचर्या का चित्रण नहीं है, बल्कि जीवन के अनुशासन और प्रकृति से आत्मीय जुड़ाव का सुंदर जीवन दर्शन है। जहां प्रकृति एक ममतामयी माँ के रूप में उपस्थित होती है, हमें जगाती भी है और विश्राम भी कराती है। बहुत सुंदर। द्वितीय बिंब है पर्वत का आत्मीय स्वरूप। पर्वत की चोटी। कविता में पर्वत स्वयं मनुष्य से संवाद करता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, तुझे देख मन हर्षित हो रहा मेरा, खुशी में ओढ़ ली बर्फीली चादर। यहाँ बर्फ का चादर के रूप में प्रयोग अत्यंत सजीव और सौंदर्यपूर्ण बिंब है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत अपने अतिथि के स्वागत में श्वेत वस्त्र धारण कर रहा है। इस एक बिंब में उसकी विशालता, शीतलता और आत्मीयता एक साथ ही अभिव्यक्त हो जा रही है। तीसरा बिंब है वृक्ष और परिंदे का सहजीवन। दरख्त और परिंदा। कविता में वृक्ष के हरे पत्तों का आंचल मातृत्व का अत्यंत मार्मिक बिंब बनकर उभर रहा है।
वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के पक्षी को आश्रय, सुरक्षा और स्नेह देता है। यह केवल वृक्ष और पक्षी का संबंध नहीं है, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन का काव्यात्मक रूप है, जहां सहयोग और सह अस्तित्व जीवन के मूल आधार है। पर्यावरण संदेश कविता में ग्लोबल वार्मिंग की विभीषिका को व्यक्त करते हुए सर द्वारिका का उल्लेख करते हैं। यह उल्लेख भविष्य के संभावित पर्यावरणीय संकट का अत्यंत प्रभावी सांकेतिक बिंब बन रहा है। सर संकेत दे रहे हैं कि यदि प्रकृति के साथ हमारा असंतुलित व्यवहार जारी रहा तो अनेक नगर भी ऐसे संकट का सामना कर सकते हैं। यह चेतावनी आंकड़ों से अधिक गहराई से हृदय को स्पर्श कर रही है। छायादेव कविता में वृक्षों को देव स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पीपल में विष्णु तत्व तथा बरगद में त्रिदेवों का प्रतीक स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण को हमारी सांस्कृतिक चेतना से जोड़ दिया है आपने। डॉक्टर कालीचरण जी के बिंब केवल दृश्य सौंदर्य नहीं रच रहे हैं, बल्कि भाव, संस्कृति और चेतना तीनों स्तरों पर पाठक को स्पर्श करते हैं। यही साहित्यिक शिल्प इस कृति को पर्यावरण चेतना का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज बना देता है। प्रदूषण और मानवता का द्वंद्व, यह प्रश्न इस संपूर्ण कृति का सबसे संवेदनशील और विचारोत्तेजक पक्ष है। आज एक ओर विकास की अंधी दौड़ है, उद्योग, प्लास्टिक, रसायन और अनियंत्रित उपभोग। दूसरी ओर प्रदूषित वायु, विषैला जल, कटते वन और बढ़ता वैश्विक तापमान। यह संघर्ष केवल वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि नैतिक और मानवीय भी है। अस्तित्व लौटा दो मुझे, अस्तित्व लौटा दो मुझे। इस कविता में पवन, धूप और पृथ्वी स्वयं अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। पवन कहती है कि वृक्षों के अभाव में उसकी गति अवरुद्ध हो गई है। धूप अपना दुख बयां कर रही है कि वृक्षों की शीतल छाया अब दुर्लभ होती जा रही है। और पृथ्वी, जो सदियों से सबका भार वहन करती आई है, आज मनुष्य से केवल अपना अस्तित्व वापस मांग रही है। यहाँ कालीचरण जी का संदेश अत्यंत मार्मिक है। पृथ्वी कोई विलासिता नहीं चाहती, वह केवल अपने अस्तित्व की रक्षा की याचना कर रही है। यह मनुष्य के अंतःकरण को झकझोरने वाला प्रश्न है। विनाशक गैसें, इस कविता में कालीचरण जी ने वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से बताया है कि पर्यावरण को पहुंची क्षति का प्रभाव दीर्घ काल तक बनेगा, किंतु वे निराशा नहीं फैला रहे हैं। वे यह विश्वास जगा रहे हैं कि यदि आज से सजग प्रयास प्रारंभ कर देते हैं हम लोग, सभी लोग मिलजुल कर, तो इस संकट की तीव्रता को थोड़ा थोड़ा करके ही कम तो कर सकते हैं। वृक्ष और वृद्ध संतुलन, इस कविता में अत्यंत सार्थक समानता आपने स्थापित की सर। वृक्ष और वृद्ध दोनों समाज को छाया, अनुभव और जीवन मूल्य प्रदान करते हैं, किंतु आज दोनों की ही उपेक्षा बढ़ रही है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं है, बल्कि हमारी संवेदनाओं का भी संकट है। पर्यावरण संदेश कविता में आपने बोला कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि और प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की संकेत भाषा है। प्रकृति शब्दों में नहीं बोलती, वह अपने परिवर्तनों के माध्यम से हमें सावधान करती है। यदि मनुष्य इन संकेतों को समझ सके तो यही समझ उसके प्रायश्चित्त और परिवर्तन का प्रारंभ बन सकता है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। डॉक्टर कालीचरण जी की यह कृति केवल पर्यावरणीय समस्याओं का विवरण नहीं देती है, बल्कि
मनुष्य के भीतर सुप्त संवेदनाओं को जागृत करने का कार्य कर रही है। जब संवेदनाएं जागेंगी तभी तो परिवर्तन होगा। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि और सार्थकता है। अंत में आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी को इस उत्कृष्ट चिंतन परक और समाज उपयोगी कृति के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को पुनः सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आदरणीय, आपके शब्दों ने पुस्तक के महत्व को नई ऊंचाइयां प्रदान की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी का से एक अगला प्रश्न है मेरा कि इसी वैचारिक प्रवाह को आगे ले जाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संवेदनशील कवि एवं सहृदय आलोचक आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी को। सर, डॉक्टर कालीचरण जी ने वृक्षों को केवल वनस्पति नहीं माना, बल्कि उन्हें छाया देव के रूप में प्रतिपादित कर एक देवता की भावना फूंक दी है। क्या हमारे सनातनी देवताओं की भावना को आधुनिक समाज में वृक्षारोपण के प्रति एक जन आंदोलन में बदला जा सकता है? और इस वैश्विक तापमान के संकट के बीच एक व्यक्ति के निजी प्रयासों का क्या महत्व है, यह कविता रेखांकित करती है। कृपया मार्गदर्शन करें। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी, विद्वान साथियों और आदरणीय मंजू मैडम, आपका प्रश्न है निश्चित रूप से वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। देवत्व भाव हमारे भारतीय जनमानस में वृक्षों के प्रति पहले से ही विद्यमान है। पीपल है, वट वृक्ष है, आदि वृक्षों की पूजा की जाती है और छायादेव कहा है, तो आपकी छायादेव कविता भी है। जो आपका ग्रंथ है पर्यावरण प्रबोधिनी, ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के विषय में लिखा था। क्वचिदन्य तोपि वेद पुराण उपनिषद इनकी सम्मति के आधार पर, और क्वचिदन्य तोपि वह आपकी वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक सोच है। तो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ग्रंथ है पर्यावरण प्रबोधिनी। और छायादेव में कवि का कहना है, यह जो शब्द है इसका उपजीवी ग्रंथ है श्वेताश्वरोपनिषद, उपनिषद से लिया है। श्वेताश्वरोपनिषद पेड़ों का प्रसंग बन गया छायादेव का मूल आधार। आप कहते हैं छायादेव पाठ में, कविता में, प्रसंग चला शिव पार्वती संवाद। जगदम्बा पार्वती के कक्ष में बिना आज्ञा के अग्निदेव के आने पर माता क्रुद्ध हो जाती है और शाप देती है, और शाप हल्का सा ही देती है, कठोर नहीं देती है कि जाओ देवताओं के साथ वृक्ष बन जाओ और लोक कल्याण करो, पृथ्वी पर जाओ। अब स्वर्ग वैकुंठ से पृथ्वी पर जाओ, कैलाश से पृथ्वी पर जाओ। प्रसंग चला शिव पार्वती संवाद, बिना आज्ञा अग्निदेव प्रवेश किया। यही देख पार्वती हो गई प्रकोपित और श्राप दे अग्निदेव को बाहर किया। पृथ्वी पर देव वृक्ष रूप धारण करें। प्रसंग बताते आत्मा मिलती है इनमें, आत्मा मिलती है इनमें। यह कवि का अभिमत है। सभी स्वीकार करते हैं कि देवताओं में आत्मा है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वृक्ष सजीव होते हैं, जीवधारी होते हैं।
आत्मा मिलती है इनमें, तभी धूप व पेड़ मिल वृद्धि बुलाते, पृथ्वी जन होते प्रसन्न और अपने मन में। अब देखिए पौराणिक प्रसंग शुरू होता है कि संकेत दिए हैं, इतने संकेत दिए हैं कि एक एक संकेत के का कथानक विस्तृत हो सकता है। विष्णु नाभि से उत्पन्न हुआ कमल, सूर्य देव से हुआ पीपल का अस्तित्व, और श्रीमद् भगवत गीता में किया बखान, तभी पीपल में समाहित ईश्वर तत्व। भगवत गीता में क्या बखान किया कि अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम, हे अर्जुन मैं सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ, वासुदेव हूँ। और पीपल वृक्ष का जो देवत्व है सभी स्वीकार करते हैं। प्राय देखा जाता है पीपल महाराज आ जाए तो नतमस्तक होने की इच्छा होती है और हाथ जोड़ लेते हैं उनको, और कहीं बहुत ही एकांत में पीपल महाराज मिल जाए तो हनुमान बाबा का नाम लेके ही भागते हैं और बचते हैं उनसे। इसका तात्पर्य है कुछ उनमें। और पीपल की क्या विशेषता है? ऑक्सीजन रात और दिन 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, प्राण वायु छोड़ते हैं, संपूज्य है। और क्या है आगे के लिखते हैं, छाया देव में त्रिदेवों का प्रतीक बट वृक्ष बरगद, तीनों देव आ जाते हैं बरगद में, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कैसे देखिए बरगद का क्या महत्व है, अति महत्वपूर्ण समझा गया है बरगद को। अब बरगद बट वृक्ष को, अब 3 बट बहुत प्राचीन है, मैं ये बताना चाहूंगा। सिद्ध बट, गिरध बट, अक्षय बट, 3 तो संपूज्य है, वंशी बट भी है चौथा। विशेष बात यह है कि गिरध बट हमारी सोरोजी में है। बटुकनाथ में वहां श्री जी यंत्र भी है, लोग दर्शन करने आते हैं। प्राचीनतम वृक्ष है, कभी सोरोजी आइए, अगर या तो देख लिया होगा आपने, नहीं तो देखिए। और अक्षय वट है प्रयागराज में, जब सृष्टि का अंत हो जाता है तो अक्षय वट बना रहता है, वट वृक्ष बना रहता है, वो रक्षा करता है। प्रलय के आ जाने पर जलमग्न धरती हो जाती है तो अक्षय के पत्ते पर भगवान दृश्य देखते हैं और फिर से सृष्टि का जन्म होता है। अक्षय वट है, गिरध वट है, सिद्ध वट उज्जैन में है। तो वट वृक्ष की महिमा है, वृक्ष पूजित रहे बिश्नोई समाज के। ऋग्वेद में बताया गया वृक्ष उत्पत्ति पृथ्वी की हुई है। तो इस प्रकार से वृक्षों का और भी महत्व है कि हमारे यहाँ आम का भी महत्व है। आम की बंधन बार बनाई जाती है, शादी होती है, आम का मंडप बनाया जाता है विवाह शादियों में। और कोई भी पूजा, कलश पूजन बिना आम के पत्तों के नहीं होता। तो ये पहले से ही आस्था विद्यमान है भारतीय जनमानस में। अगर इस ग्रंथ को पढ़ने के उपरांत उनकी आस्था सजग करने आए हैं आप, डॉक्टर काली चरण जी उस आस्था को सुप्त प्रसुप्त है वो आस्था, उसको जागृत करने आए हैं अपने ग्रंथ के माध्यम से। और कहते हैं कि अब देखिए भगवान शिव भी पत्तों से ही खुश होते हैं, बेल पत्र से। भगवान विष्णु तुलसी से खुश होते हैं, तुलसी दल से है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तमहम प्रीति वैष्णवी, गीता में कहते हैं भगवान। पत्र पुष्प, अब वृक्ष ही नहीं होगा तो पत्र भी, फल भी नहीं होंगे, पत्ते भी नहीं होंगे, हैं, जल भी संकट में होगा। तो फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और आप महत्व देते हैं पर्यावरण एवं कृषि। दूसरा प्रश्न मंजू मैडम का था कि क्या व्यक्तिगत महत्व भी, प्रभाव व्यक्तिगत क्या पड़ेगा? तो लोगों ने व्यक्तिगत प्रभाव ऋषि मुनियों के समय से चले आ रहे। तो आपने पर्यावरण
एवं कृष्ण पाठ में कविता में लिखा है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में हुए सप्तर्षि और कृष्ण कला के वैज्ञानिक हुए एक चेतना विख्यात जनता सकल जहान, और 600 वर्ष पहले कश्यप ऋषि हुए हैं। कश्यप ऋषि का उल्लेख किया है। उन्होंने क्या किया कि तालाब बनवाए, तालाब के किनारे वृक्ष लगवाए, उन्हीं तालाबों के समीप किनारे पीपल, नीम, इमली, पलाश लगाए, पर्यावरण समृद्ध करने को वहां यथोचित वट वृक्ष भी रोपित किए। ये व्यक्तिगत प्रयास है। और आजकल व्यक्तिगत प्रयास, आपने चिपको आंदोलन की भी चर्चा की है छायादेव पाठ में ही, और लिखा है कि व्यापार चला करते बट छाया, और चिपको आंदोलन भी जाना गया है। वो आज का आंदोलन है। वैदिक काल से लेकर अब तक चिपको आंदोलन पर्यावरणविद सुंदर लाल जी बहुगुणा जी, उनके नेतृत्व में 1973 में एक चिपको आंदोलन चलाया गया। मुड़ो प्रकृति की ओर, बढ़ो मनुष्यता की ओर। महिलाओं ने भी सहभागिता की इस चिपको आंदोलन में। चिपको का तात्पर्य, जो ठेकेदार लालची हैं, जब वो आते हैं तो पेड़ से चिपक जाओ कि पहले हमारे ऊपर प्रहार करो। तो जी जान से रक्षा की गई। और अब भी व्यक्तिगत प्रयास का मुझे विश्वास है। आपका जो ग्रंथ है बहुत सुंदर था। ये नवीन प्रकार का है। इसमें कल्पनाएं नहीं है, यथार्थ है। आपने जैसा देखते हैं वैसा ही लिखा। समाज का दर्पण दिखा, पर्यावरण का। अब मैं समाप्त करने की ओर हूँ। 2 मिनट और जी साहब, बिल्कुल। तो आपका ये भी कहना है, मुख्य बात रह जाती है पर पीछे से प्रमुख बात रह जाती है। जी। तो मैं अपनी व्याख्या को छोड़ करके बिल्कुल नहीं साहब, प्रमुख बात पर आता हूँ। और प्रमुख बात यह है कि आपका जो ग्रंथ है वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने योग्य है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में और आगे भी इस प्रकार का पर्यावरण से संबंधित काव्य ग्रंथ नहीं देखा। अब भाई आजकल के ग्रंथों में कोई हो तो दीक्षित जी जानते होंगे, हैं? मुझे तो मेरी जानकारी में ऐसा ग्रंथ पहली बार लिखा गया है, और इस पर शोध भी हो सकता है मुझे, और लाइब्रेरी में पहुंच गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, एक कविता मैं गा करके सुनाना चाहता हूँ, अगर रमापत जी की परमिशन हो तो। है आपका ये कहना है कि हमें उन लोगों को नहीं समझाना ज्यादा जो आस्था रखते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको समझाना है। क्या समझाना है कि वृक्षों के वृक्षत्व को जान जाइए, हमारे इनको स्वार्थ बस काट कर न गिराइए। वृक्षों के वृक्षत्व को जान जाइए, इनको स्वार्थ बस काट कर न गिराइए। खाद्यान्न फल फूल सब देते हैं, बदले में किसी से कुछ नहीं लेते हैं। न मिलने पर होगा क्या जान जाइए, वृक्षों के वृक्षत्व को जान जाइए। वाह, बहुत खूब। अंतिम है। मेघ वृष्टि के पीछे भी इन्हीं का राज है, मेघ वृष्टि के पीछे इन्हीं का राज है। जल ही जीवन इनके बिना नाज है। मेघ वृष्टि ही सोम वृष्टि है, जान जाइए, हम वृक्षों के वृक्षत्व को जान जाइए। इनको स्वार्थ बस काट कर न गिराइए। आपका बहुत बहुत आभार, और डॉक्टर कालीचरण जी को एक बार पुनः बधाई। धन्यवाद। आपकी सकारात्मक टिप्पणी और रचनात्मक सुझाव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक बार मैं फिर से डॉक्टर कालीचरण जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। सर, हम सब जानते हैं कि आज तक जो भी प्रदूषण में वृद्धि हुई है वह कहीं न कहीं हमारे ही कार्यकलापों और मानवीय भूलों का परिणाम है।
एक पर्यावरणविद के रूप में आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इस प्रदूषण से पूर्ण मुक्ति संभव है? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरी धरती दे पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। ये हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है एक विलासिता की तरफ चली जा रही है, जिसके लिए हमें एसी की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत है और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनकी जरूरत है। और इन्हीं से CFC, HCFC गैसेज निकलती हैं जो कि वायुमंडल को दूषित करने में इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अन्य गैसों का तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह उन सब का तो है ही, इनका भी है। अब इनका एकमात्र उपाय जो है, मैं वृक्षों की बात क्यों करता हूँ, एक तो वो प्रकृति के बाकी तत्वों के साथ उनकी बातचीत होती है। आप ये मान लीजिए उनके वाइब्रेशन से या जैसे भी है, हम जो सांस लेते हैं प्राणवायु, हमको चाहिए 550 लीटर 24 घंटे में 21,600 सांसें लेते हैं। उस 550 लीटर को जब हम इनहेल करेंगे तो वो उसके साथ दूसरी मिश्रित गैस भी हमारे फेफड़ों में जाएंगी, तो वो कुल मिलाकर हो जाता है 1100 लीटर। 1100 लीटर में से छन के जो है प्राणवायु मिलेगी हमें 550 लीटर मिलेगी। एक पेड़ जो है, जैसा कि राकेश साहब ने बताया कि पीपल्स 24 घंटे उत्सर्जित करता है प्राणवायु को, और भी जो देव वृक्ष कहलाते हैं उनसे प्राणवायु का उत्सर्जन जो काफी होता है, अगर किसी से कम होता है किसी से ज्यादा होता है। अब वो उसकी मात्रा जो है 227 लीटर मैक्सिमम है। एक वो भी मतलब छोटे मोटे पेड़ की नहीं, बिल्कुल मेच्योर पेड़ है उसकी तब। तो वहां जब हमको चाहिए 550 लीटर और 227 लीटर हमें मिल रही है, आबादी इतना तेजी से बढ़ रही है कि उसके रेशियो के हिसाब से हमें हर हालत में पेड़ लगाने की जरूरत है। मगर वो उसका उल्टा रहा है कि हम उनको काट काट के जो धराशायी किए जा रहे हैं। जो अब इसमें जैसे ओजोन की बात चर्चा चली है इस बीच में, तो ओजोन का जो है भरपाई करने के लिए अगर हम आज से ही सकारात्मक कदम उठाते हैं तो 70-80 साल का समय लग जाएगा। मगर क्या ऐसा संभव है कि हम एसी कूलर इनको सबको बंद कर दें? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। तो एक काम तो हो ही सकता है कि हम ज्यादा ज्यादा, एक तो पेड़ों का कटना बंद हो, दूसरा पेड़ लगाने पे ज्यादा जोर दिया जाए जो कि हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो उस तरफ ध्यान केंद्रित हम सबका होना चाहिए जो है। और पेड़ों से ही जीवन शुरू हुआ है और पेड़ ही हमारे पहरेदार की तरह से काम करते हैं। प्रकृति के पहरेदार पेड़ ही होते हैं जब। तो ये समस्या आसान नहीं है, मगर एक हमारी कोशिश हो सकती है। और कहाँ तक हम संभव हो सकते हैं किसी एक आदमी के बस का नहीं है। दूसरा, हम सब कुछ गवर्नमेंट पर ही छोड़ दें वो भी ठीक नहीं है, हमें अलग से भी आना पड़ेगा। इसमें दोनों तरफ से रोल होना चाहिए। तो कई चीजें हैं बारीकी से आगे आने वाले टाइम में कुछ लाई जाएंगी। प्रोत्साहन देने के लिए छोटे मोटे पुरस्कार भी होने चाहिए जो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आए इसके प्रति जो। मगर ये चैप्टर ऐसा है जैसे अनटच्ड है, तो इसको टच करना पड़ेगा। तो कम से कम हम अपनी पहल करें और आगे लोग बढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं शुरुआत 1-2 से ही होती है। तो हमें उम्मीद है कि कभी न कभी जो है ये कार्यक्रम जो है उस लेवल स्तर पर पहुंच जाएगा जितना हम सोचते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। समीक्षा स्तर के इस अंतिम और शिखर सोपान पर मैं पूरे आदर और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करती हूँ हिंदी साहित्य के तेजस्वी सूर्य और शिक्षा चयन आयोग की गरिमा बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को
आचार्य जी, आने वाले समय में यह पुस्तक समाज के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शिका के रूप में कितनी प्रासंगिक सिद्ध होगी? और एक शिक्षाविद के रूप में आपकी क्या राय है? क्या पर्यावरण प्रबोधनी की इस रचनाओं को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी बचपन से ही प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सके? अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सादर प्रणाम सर। धन्यवाद आदरणीय मंजू छिल्लर जी, बहुत अद्भुत और बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। इतना शब्दों का सुंदर संयोजन आपके संचालन में होता है कि मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत कठिन और कठोर परिश्रम आप करती हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई काव्यांगन के पटल को भी कि वो सदैव नए नए रचनाकारों के ग्रंथों को लेकर उनका लोकार्पण नहीं करता, बल्कि उनके अंदर छिपी हुई संवेदना को, उनके अंदर छिपे हुए विचारों को, उनके अंदर छुपे हुए मार्गदर्शन को सभी पाठकों तक पहुंचाता है। इसलिए काव्यांगन को भी बहुत बहुत बधाई। बधाई आदरणीय डॉक्टर कालीचरण जी को, और बधाई शब्द उनके लिए इसलिए छोटा है कि कविता को मूल्य आधारित रास्ते पर ले जाने का काम सरल नहीं है, क्योंकि कविता के पीछे या किसी भी कला के पीछे यश की कामना बड़ी तेजी के साथ छिपी होती है। हर कलाकार ये चाहता है कि वह जो कुछ कर रहा है उसकी प्रसिद्धि तेजी के साथ हो, और इसीलिए वो उन लोकप्रिय विषयों का चयन करता है जो आम जनमानस को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं या उनको छूते हैं। लेकिन कालीचरण जी जैसे लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं लोक की प्रसिद्धि के लिए, संपूर्ण चराचर के कल्याण के लिए। पर्यावरण मानव कल्याण का विषय नहीं है, पर्यावरण तो चराचर के कल्याण का विषय है। और इस चराचर के कल्याण के विषय को अगर किसी ने अपनी रचना धर्मिता का आधार बनाया है तो मैं आदरणीय कालीचरण जी को इसलिए साधुवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर के लिए समर्पित किया है। इसलिए मैं आपके इस ग्रंथ को और आपको कवि नहीं मानता और इसे कविता नहीं मानता। यह जीवन का वह मूल्य है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। जीवन निरंतर इस चराचर में व्यक्त नहीं हो सकता, अभिव्यक्त नहीं हो सकता। यह उसकी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समय समय पर हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने, हमारे विचारकों ने हमेशा जन जागरण किया है, लोगों को जागृत किया है, उनका मार्गदर्शन किया है। और इसीलिए शायद विचार करते हुए आपने अपनी पुस्तक का नाम पर्यावरण प्रबोधिनी रखा है, क्योंकि प्रबोधिनी शब्द जो है वह जागृति के लिए आता है, जागरण करने के लिए आता है, प्रबोधन के लिए आता है, लोगों के अंदर छिपी हुई सुप्त भावनाओं को जागृत करने के लिए आता है। बहुत सुंदर शीर्षक इसका आपने चयन किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और बधाई आपको इसलिए भी क्योंकि यह जो पर्यावरण विषय है उसके लिए समझने के लिए 2-3 मिनट आप सबके चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सम्मानित श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको भी अभिवादन करता हूं, उनका सादर वंदन करता हूं कि वो काव्यांगन के इन कार्यक्रमों को बड़ी रुचि के साथ सुनते समझते नहीं, बल्कि उस पर गहरी प्रतिक्रिया भी देते। प्रकृति पूजक है यह देश। पूरे विश्व भर में किसी ने प्रकृति की पूजा नहीं की। आरंभ के काल में ही हमने प्रकृति को पूजने का काम किया। और पूजने का अर्थ यह नहीं रोली चावल लगा देना, प्रकृति का अर्थ यह नहीं है, पूजने का अर्थ यह नहीं है कि उस पर पानी चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना।
पूजने का अर्थ यह है कि सर्वाधिक सम्मान देने की भावना जिसके प्रति हो, जो पूज्यनीय हो, माने जिसको हम टच नहीं कर सकते हो बल्कि दूर से ही उसके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हो, ऐसी पूजनीय अवस्था जिसके लिए अभिव्यक्त की वह प्रकृति हमारी थी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, तमाम बहुत सारे ग्रंथों में। और देखिए, छोटी छोटी बातों से आप मेरी बातें समझेंगे, जुड़ेंगे, तब आप आदरणीय कालीचरण जी के इस श्रम साध्य पूर्ण काम को ठीक से समझ पाएंगे। हमारे यहाँ देवता शब्द प्रयोग किया, कहा कि सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता। समझ में आया कि देवता का अर्थ किसी मंदिर में रखकर किसी की पूजा करने वाला तत्व है, ऐसा नहीं। देवता का अर्थ है जो केवल देता है, उसके बदले हमसे कुछ लेता नहीं। ऐसे तत्वों को हमने देवता कहा। सूर्य हमको प्रकाश देता है, हमसे उसके बदले कुछ नहीं लेता। वायु हमें ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है, जीवन देती है, उसके बदले हमसे कुछ नहीं लेती। जल हमारी प्यास बुझाता है, उसके बदले हमसे कुछ नहीं लेता। यह सारे के सारे तत्व जो देव स्वरूप में हमारे ऋषियों ने हमसे कहे, इनको देवता कहा। और वृक्षों को भी देवता कहा, और वृक्षों में भी कहा, वृक्षों में पीपल जो है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पूजा करनी है उसकी। पूजा करने का अर्थ यह नहीं, उस कहा कि इस पर देवता विराजमान रहते हैं, इसको काटना नहीं है। मैं आपको यकीन के बाद साथ बताता हूं कि अगर लोगों को डराया नहीं गया होता तो अब तक पीपल के वृक्ष को भी नहीं छोड़ा होता। मानव जैसे लालची स्वभाव के लोगों ने, वह तो यह कहो कि धर्म ने जब जब डराया है तब तब ही लोग सुरक्षा से चीजों को, प्रकृति की चीजों को बचा पाए। और देखिए कितना अद्भुत हमारा ज्ञान विज्ञान रहा है कि प्रकृति को जीवन के साथ जोड़ दिया। जैसा राकेश जी अभी बता रहे थे कि कलश पूजा कराई, कलश के अंदर जल रखा, जल को नारायण कहा, उसकी पूजा कराई। और मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा प्रकृति को समझने के लिए। कि एक व्यक्ति का विवाह होता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारा कुआं पूजन होगा। उसे कुआं पर ले जाते हैं और उस कुएं में उससे दिखाते हैं कि तुम अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने वाले हो, यह देखो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई कुआं जीवित भी है या नहीं है। तो गृहस्थ जीवन के आरंभ में ही यह बताया गया कि कैसे कुओं को संरक्षित करना है, कैसे कुओं की पूजा करने का मतलब उनके अंदर रोली चावल डाल के उनकी पूजा नहीं करना, बल्कि कुआं जीवित भी है या नहीं है इसको अपनी आंखों से देखो अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले। और मजे की बात बताऊं, देखो किसी के बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी कहते हैं कि भाई इस पर तो जो है मूल आ गए हैं, मूल, तो 27 कुओं का पानी लाना पड़ेगा। और आप देखिए अद्भुत बात, वो उसे बताते हैं कि 27 कुएं आपके आसपास जीवित भी हैं या नहीं है, जरा देखो जाकर। और उसका पिता जो है तलाश करता है 27 कुओं को और उसके पानी को, और वो बताता है लौट के आके पंडित जी को, 27 कुओं का पानी लाया हूं पंडित जी, क्योंकि 27 कुएं जीवित हैं मेरे क्षेत्र में। ऐसा अद्भुत विज्ञान जो मानव जीवन के साथ जोड़कर रखा हमारे ऋषियों ने, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको इस तरह के। प्रकृति को किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर समाहित किया, किस प्रकार तुलसी को हमारे आंगन तक पहुंचाया, किस प्रकार गंगा जल की पवित्रता को रख के, किस प्रकार नदियों की पवित्रता को रख के उनको जीवन देने की बात कही, किस प्रकार। आप देखिए विज्ञान आज कहता है कि नदियों की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए जो जलचर हैं वह पर्याप्त है, वहां मछली कछुआ पर्याप्त है। और हमारे यहाँ तो मछली को और कछुए को अवतार बता दिया, भगवान का अवतार बता दिया कि इनको मत मारो भाई, इनका संरक्षण करो, इनको पूजा करो, क्योंकि नदियों को सुरक्षित करने वाले देवता हैं। ऐसी विलक्षण और अद्भुत परिकल्पना पूरे विश्व की धरती पर आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। जैसी विलक्षण परिकल्पना हमारे शास्त्रों में पर्यावरण के प्रति यहाँ दी गई है, लेकिन हजारों सालों की गुलामी ने हमें इन सब से वंचित कर दिया, दूर कर दिया। और
हमें अज्ञानता की ओर धकेल दिया। और एक दूसरी बात हुई, देश स्वतंत्र भी हुआ किसी तरह, और स्वतंत्रता से पहले भी हमारे सिलेबस में हमारे इन सारे ग्रंथों को कपोल कल्पित कथाएं कहकर, ताकि आने वाली पीढ़ी इनके प्रति श्रद्धा न व्यक्त करे, इनको पढ़े नहीं, और मॉडर्न साइंस जिसको कहा गया, मॉडर्न एजुकेशन जिसको कहा गया, मॉडर्न लिटरेचर जिसको कहा गया, जिसमें कोई आधुनिकता नहीं थी, उसको हमें पढ़ाया गया। और फिर अपनी ही संस्कृति के प्रति हम लज्जित होने लगे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धीरे धीरे हम प्रकृति से दूर चले गए। लेकिन जब भी कालीचरण जी जैसे लोग, मैं तो काफी लंबे समय से काव्यांगन पर आपको देखता हूं, जब भी आपने मंच पर कभी कविता पढ़ी होगी तो हमेशा प्रकृति की कविता पढ़ी। ये ध्येयनिष्ठता है, यही किसी रचनाकार की ध्येयनिष्ठता है। उसने वचनबद्धता है, उसका संकल्प है, उसका प्रण है। उसने प्रण ले लिया है कि वह आजीवन इसी विषय पर रचना लिखेगा। यह बहुत मुश्किल प्रण है, यह भीष्म प्रतिज्ञा है जो जीवन को लगा देती है, तब कहीं जाकर उसके संकल्प की पूर्ति होती। आप देखिए, मैं अभी आपकी सारी रचनाओं को मैंने पढ़ा है धीरे धीरे करके, लेकिन मैं आपकी रचनाओं की मौलिकता को ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अद्भुत मौलिकता है। प्रकृति का गीत, प्रकृति की प्रार्थना आपने इसमें लिखी, और आपने कहा कि मां प्रकृति को बारंबार नमन। अब देखिए, आप शब्दों का प्रयोग देखिए। आप यह भी कह सकते थे कि प्रकृति को बारंबार नमन। प्रकृति के शब्द, प्रकृति के आगे मां लगाना क्यों आवश्यक है? क्या आवश्यकता पड़ गई कवि को प्रकृति के आगे मां लगाना पड़ा? इसलिए कि सनातन परंपरा ने सदैव यह सिखाया है कि जो हमें जीवन देने वाले तत्व हैं, जो हमारे पोषण करने वाले तत्व हैं, वह मां स्वरूप ही हो सकते हैं। इसीलिए हमने गंगा को भी मां कहा, यमुना को भी मां कहा। हमने ऐसे सभी तत्वों को जो हमारे जीवन देने वाले, प्यार प्रेम देने वाले, हमें मौलिकता से पालन पोषण करने वाले तत्व हैं, तो प्रकृति जो है हर रूप से हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए हे प्रकृति मां, हम आपकी वंदना करते हैं। यह भाव आपकी रचना का पहला है। और फिर आप कहते हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र और तारागण गोद तुम्हारी विशाल किरणांगन, भूलोक प्राणियों ने भी बना लिया उसी गोद को अपना नृत्यांगन। आप इन चारों पंक्तियों को पढ़िए तो सही। अद्भुत लिखा है कालीचरण जी, आपने अद्भुत लिखा है। और मैं सही मानिए, मैं यह कह रहा हूं कि यह जो भूलोक है, जो प्राणियों के किरणांकन के लिए नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड, इसमें तो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण सब के सब घूम रहे हैं, नृत्यांगन कर रहे हैं, लेकिन सब संतुलन बनाए पड़े हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का पोषण कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मानव ही एक ऐसा है जो सारे संतुलन का विघटन कर रहा है, उसको विकृति दे रहा है। और इसीलिए कालीचरण जी ये कह रहे हैं कि देखो, चंद्रमा अपनी गति पर हजारों साल से चल रहा है, सूर्य अपनी गति पर हजारों सालों से चल रहा है, तारागण अपने गति से हजारों सालों से नृत्य करते हुए आनंदित हैं। फिर मानव ने कैसी यह दुर्गति पैदा कर दी कि थोड़े ही समय में पूरी पृथ्वी को कूड़ेदान बना दिया, पूरी पृथ्वी को पाट दिया गंदगी से, सारी नदियों को प्रदूषित कर दिया, पीने लायक जल नहीं छोड़ा, भूतल का जल भी निरंतर नीचे चला जा रहा है। ऐसी कैसी स्थिति पैदा कर दी है। प्रकृति की वंदना में यह कितनी तुम हो पावन माता, प्रकृति कितनी पावन है। माँ का स्वरूप आपने दिया है प्रकृति को, और कहते हैं कि आपकी पवित्रता को देखकर मन हर्षित होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वृक्षों की निरंतर कटाई से ये भूमि है वह निरंतर उर्वरक भूमि भी बंजर बन गई। अब ये मुझे क्या लेना देना, बंजर बन जाए तो, न बने तो। है जो विचारक होता है, जो संवेदनशील होता है, जो कलाकार होता है, जो कथाकार होता है, जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, वो अपने लिए नहीं सोचता, वह संसार के लोगों के लिए सोचता है।
यह संसार जो आज जितना भी सुंदर दिखाई दे रहा है, विभिन्न रंगों से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे बहुत सुंदर ड्रेस सेंस जिसको हम कहते हैं, बहुत सुंदर डिजाइन जिसने बनाई है, हमारे जीवन को जिसने बहुत सुंदर डिजाइन दी है, वो सब किसी और ने नहीं दी, सब रचनाकारों ने दिया है, सब कलाकारों ने दिया है। इसलिए कालीचरण जी की यह कलात्मकता नहीं है, कालीचरण जी की मूल्य बोधिता है, जिसको उन्होंने पर्यावरण के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं आदरणीय, आपने यह कहा कि प्राचीन वैदिक काल में जो सप्त ऋषि हुए हैं और उनमें जो कश्यप ऋषि जो हुए हैं और उन्होंने जो कृषि की वैज्ञानिकता का वर्णन किया, वो संसार में आप देखिए, एक कविता दर्शन बता रही है, एक कविता भारत के ऋषियों के विचार की उत्कृष्टता को बता रही है, एक कविता यह सिद्ध कर रही है, एक कविता की एक पंक्ति यह सिद्ध कर रही है कि पूरे विश्व भर को कृषि करने का जो विज्ञान सिखाया वो भारत ने सिखाया, और हमारे सिलेबस से इसको हटा दिया गया, दूर कर दिया गया। वो ऋषि का नाम बताते हैं, वह ग्रंथ का नाम बताते हैं, वह कृषि के महत्व को बताते हैं। ये रचनाएं नहीं हो सकती, ये कोई मनोरंजन की कविताएं नहीं हो सकती, यह तो साक्षात ज्ञान का, साक्षात दर्शन का प्रतिमूर्ति है ये रचनाएं, ये कविताएं जिनको कालीचरण जी ने लिखा है। बहुत सुंदर। और आप देखिए, वो बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने का विज्ञान कैसे आया, हल बैल को चलाकर जल और चंदन बुआई करने का विज्ञान कैसे आया। आप आश्चर्य करेंगे कालीचरण जी, जब मेरा एक व्याख्यान हो रहा था इस बात को लेकर कि ये जो मकान बनाने का विज्ञान है, हम ये कहते हैं कि भाई इधर हमारा दरवाजा नहीं होना चाहिए और इधर हमारा जो है शौचालय नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं इस विज्ञान को? हम सब सैकड़ों हजारों रुपया देकर आज वास्तु शास्त्रियों को बुलाते हैं, लेकिन साधारण सा विज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया। अरे भाई, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, अपना दरवाजा सूरज की ओर रखिए और पश्चिम की ओर रखिए। जितनी भी हवाएं चलती हैं सब पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं ज्यादातर। तो प्रातः होते ही सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी और आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार के विषाणु और कीटाणु नहीं रहेंगे। हमारी सारी विज्ञान बताती है पूरब से हवा आएगी और आपके सारे घर को आनंदित करती हुई, खुशबुओं से युक्त करती हुई पश्चिम की ओर निकल जाएगी आपके घर को। आपके घर में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऐसा विज्ञान जो वास्तु के रूप में दिया, जो कृषि के रूप में दिया, जो जल विज्ञान के रूप में दिया, जो पर्यावरण के रूप में दिया, जो वृक्ष विज्ञान के रूप में दिया। और देखिए, वृक्षों का विज्ञान भी बड़ा जबरदस्त विज्ञान है। अरे वृक्ष अपने लिए नहीं जीते, बिल्कुल नहीं जीते। एक भी वृक्ष आप बता दीजिए आज तक अपने लिए जिया हो। वो बड़ा होता है तो आपको फल देता है, फूल देता है, सुगंध देता है, छाया देता है, बादलों को बड़े प्यार से बुलाता है, अरे बादलों आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, बरसो। प्रकृति को आवाहन करता है। अपने लिए वृक्ष क्या करता है? अपने लिए तो कुछ नहीं करता। और मजे की बात देखिए, अगर आप गहराई से विचार करें उस वृक्ष के बारे में तो आपको आनंद आएगा कि वृक्ष जब मर जाता है, वृक्ष जब सूख जाता है, तो भी मरकर आपके घर के लिए किवाड़ देके जाता है, चौखटें देके जाता है, लकड़ी देके जाता है, आपके लिए छड़ी देके जाता है बुढ़ापे में सहारे के लिए, और अंतिम समय में मृत्यु में वो लकड़ी आपके साथ जाती है। ऐसा वृक्ष जो जन्म से लेकर मृत्यु तक खुद कुछ नहीं करता, आपके लिए जीता है, आप उसे भी काट डालते हैं, आप उसे भी मार डालते हैं। कितना घोर लालच आपके अंदर है। इसलिए कालीचरण जी ने अनेक बार इस अपनी कविता के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर बार बार वृक्षों की बात कही है, बार बार कहा है कि भाई वृक्ष जो है, क्या कहते हैं, इनको सुरक्षित रखो, इनको जीवित रखो, इनको लगाओ। और आप जरा चले जाइए, कालीचरण जी तो गांव से आते हैं, मंजू जी तो चूंकि महानगर में हुई हैं तो इनको ध्यान में आएगा। मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, मंजू जी आपको बताता हूँ, हमारे पूर्वजों ने अगर उनके पास 2 बीघे जमीन थी तो 1 बीघे पर बाग लगाया और 1 बीघा अपने पोषण के लिए रखी। उन्होंने दोनों बीघे पर खेती नहीं की। और पता है आपको, 1 बीघे पर जिसने बाग लगाया
उसने बाग को बड़ा होने दिया, बाग जो है पोषित किया, लेकिन उसने संकल्प लिया कि बाग का एक भी फल वह आजीवन कभी नहीं खाएगा, जिस बाग को लगाया है उसको कभी प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे हजारों नहीं, सैकड़ों लाखों बाग गांव के अंदर लगे थे, जिनका एक फल भी उस आदमी ने नहीं खाया था जिसने बाग लगाया था, लेकिन पर्यावरण के लिए लगाया गया था, लोगों के लिए लगाया गया था, छांव के लिए लगाया गया था, पक्षियों के लिए लगाया गया था, पशुओं के लिए लगाया गया था। ऐसी अद्भुत विलक्षण सनातन संस्कृति को अगर किसी ने पर्यावरण के माध्यम से अगर व्याख्यायित करने की कोशिश की है इस 21वीं सदी के अंदर, तो मैं डॉक्टर कालीचरण जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन को बहुमूल्य काम के लिए लगाया है, मनोरंजन के लिए नहीं, लोगों की प्राण रक्षा के लिए लगाया है, लोगों के जीवन रक्षा के लिए लगाया है। यह काम आज नहीं कालीचरण जी, आप विश्वास मानिए, रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो उनको नहीं पता था कि उनके जाने के 100 साल बाद कोई विचार करेगा और 400 साल बाद पूरे विश्व भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा और 500 साल बाद वो इतना पवित्र हो जाएगा कि लोग उसको रामचरितमानस का अखंड पाठ घर घर करने लगेंगे। तुलसीदास जी को नहीं पता था, उन्होंने तो कह दिया तो भाषाबद्ध करो मैं सोई। उन्होंने कहता मैं तो अपने स्व के संतोष के लिए, स्व के आनंद के लिए रचना कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या होगा इसका। कालीचरण जी आप विश्वास करिए, यह जो आपकी पर्यावरण प्रबोधिनी है मेरे आपके सामने हो सकता है महत्वहीन हो जाए, लेकिन अगर इस संसार के अंदर कोई विषय जीवित रहने वाला है तो वह पर्यावरण ही है, जिसे पढ़ाया नहीं जाएगा, जिस घर घर में सिखाया जाएगा, उठते ही बताया जाएगा। मेरी दादी जब मैं जब उठता था तो मुझसे कहती थी जमीन को उठने से पहले जमीन के पैर छुओ, धरती माता को प्रणाम करो कि तुम उन पर पैर रख रहे हो, कहीं वो मैली ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। अरे हम कैसी भावना के लोग थे, हम पर्यावरण के प्रति कितने सजग थे। हमने कभी यूनिवर्सिटियों से पर्यावरण थोड़ी पढ़ा था, हमने तो परंपरागत से जो है पर्यावरण पढ़ा था जी, और उसी पर्यावरण के परंपरागत स्वरूप को आपने इसमें अभिव्यक्त किया है, अद्भुत रूप से अभिव्यक्त किया है। मैं आपकी एक एक रचना को बहुत बहुत देर तक, क्योंकि भूमिगत जल का दोहन इसमें एक ऐसी रचना है, बस छोटा सा समय लूंगा, समय बहुत हो गया, मैं इस एक एक रचना पर घंटों व्याख्यान दे सकता हूँ। मेरा विषय, हमारे पूर्वजों ने हर गांव के अंदर एक तालाब बनाया था और पूरे तालाब के बाहर का पानी, पूरे गांव का पानी उस तालाब में जाके इकट्ठा होता था। तालाब जो है पूरे भूमिगत जल को संरक्षित रखता था उस गांव के को। बरसात होती थी तो तालाब भर जाता था। और कालीचरण जी भाई साहब को याद होगा कि गाय भैंस भी इसी तालाब में पानी पीती थी। जी। और भी आपको याद होगा कि जब तालाब सूख जाता था तो हमारी माताएं उसकी मिट्टी निकालकर अपनी दीवार का लेपन करती थी, उस मिट्टी से तो एक जगह करती थी मिट्टी, ताकि सूरज की किरणें कभी तपती हुई उस घर के अंदर नहीं जा सकती थी और घर अंदर से ठंडे रहते थे। ऐसी अद्भुत विज्ञान के लोग, बहुत सुंदर, ऐसे अद्भुत विज्ञान को हमारे यहाँ संरक्षित किया गया था पर्यावरण की दृष्टि से, और कालीचरण जी ने ऐसी छोटी छोटी सभी बातों पर ध्यान आकर्षित किया है। आदरणीय कालीचरण जी, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको साधुवाद इसलिए देता हूं कि आपने जो महत्वपूर्ण विषय अपने जीवन के लिए चुना है, कविता के माध्यम से चुना है, और कविता चूंकि अंदर तक चली जाती है, सरल होती है, सुबोध होती है, बहुत अच्छी तरह से समझी जा सकती है, इसीलिए कविता के माध्यम से समझाना बहुत आसान होता है। आपने उस माध्यम को भी अच्छा चुना है, विषय को भी अच्छा चुना है, और उसकी गुणवत्ता को इसलिए अच्छा चुना है क्योंकि आपने उसे जिया भी है, भोगा भी है, पढ़ा भी है। आपने इस पर्यावरण प्रबोधिनी को लिखकर हम सब पर उपकार किया है। बहुत अच्छा, और आप सबसे मुझे भी बहुत सीखने को मिला है, बैठ के जो है इस समाज पर उपकार किया। आप इसी तरह निरंतर पर्यावरण पर लिखते रहें। मैं काव्यांगन पटल के सभी पदाधिकारियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी इस वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन हो तो आदरणीय कालीचरण जी को स्पेशल रूप से एक अवार्ड दिया जाए काव्यांगन की ओर से कि उन्होंने कविता के मूल्य को स्थापित किया है, कविता के महत्व को स्थापित किया है, कविता की उपयोगिता को सिद्ध किया है। और इसलिए पर्यावरण प्रबोधिनी
आपके लिए नहीं बल्कि आने वाले पूरे समाज के लिए उपयोगी होगी। मैं ये मानता हूं आदरणीय कालीचरण जी कि कविताएं लोग लिख सकते हैं, समय पास करने के लिए भी लिख सकते हैं, प्रशंसा पाने के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्यावरण पर कविता लिखकर फिर अपना पैसा खर्च करके उसे पुस्तक के रूप में छपवा कर, और पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप तो सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन मिलती है ना, उस पेंशन के पैसे में से अगर पर्यावरण की पुस्तक को छपवा रहा है कोई व्यक्ति, तो आप उसके मन की गहराई को, पर्यावरण के उस जुड़ाव को, पर्यावरण के उस लगाव को, पर्यावरण के प्रति गहरी निष्ठा को समझने का प्रयत्न करिए। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत उपयोगी काम किया है, और यह आपका एक एक पैसा जो इस पुस्तक के अंदर लगा है वह बहुमूल्य हो गया है, और आपकी एक एक रचना बहुमूल्य हो गई। एक दो छोटा सा सुझाव जरूर देना चाहूंगा आपको। इसका कवर पेज जो आपने, अगर इसका रंग भी थोड़ा सा हरा होता, ये नीरज से मना करो भाई, थोड़ा सा पर्यावरण से इस कवर पेज को, क्योंकि हमारा चेहरा बोलता है, सबसे पहले हम किसी की भी देखते हैं, शक्ल देखते हैं, उसके अंदर उसकी भावनाएं बाद में अभिव्यक्त होती हैं। तो पर्यावरण से संबंधित इसमें रंग अगर होते तो और अद्भुत होता, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। मैं आपके इस प्रयत्न को, पर्यावरण के प्रति आपकी गहरी संवेदना को, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आपके ज्ञान को, और जीवन के निरंतर उद्देश्य जिसमें आपने पर्यावरण को चुना है उसके प्रति श्रद्धान्वित हूं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और मैं पर्यावरण प्रबोधिनी के लोकार्पण के लिए काव्यांगन पटल के सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे बहुमूल्य ग्रंथ को लोकार्पित करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, कार्य किया। मैं पूज्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने काव्यांगन की प्रेरणा देकर कालीचरण जी जैसे श्रेष्ठ पर्यावरणविदों को हमारे साथ जोड़ा है। ये उनकी प्रेरणा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी सुधी पाठकों का, श्रोताओं का, सम्मानित श्रोताओं का, जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जिन्होंने पर्यावरण पर इस ग्रंथ को सुना है। एक छोटा सा संकल्प सब लें, एक पेड़ जीवन में जरूर लगाएं, 2 पेड़ जीवन में जरूर लगाएं, और पेड़ नहीं लगाएं बल्कि उन पेड़ों को संरक्षित भी करें ताकि वो बड़े हो जाएं। ऐसा सुविचार अपने अंदर लाएं तो निश्चित रूप से हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, आदरणीय। आपकी काव्यात्मक दृष्टि और अनुभव ने पुस्तक के विभिन्न पक्षों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चलते चलते आप इस मंच के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर जी, माध्यम से अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? यदि हमारी अगली पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर कार्यक्रमों से विमुख होती दिखे तो सामाजिक और सरकारी स्तर पर इस मुहिम को तेज करने के लिए क्या रास्ते अपनाए जाने चाहिए? इस पर अपने अंतिम विचार प्रस्तुत करें। देखिए, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से भी क्वेश्चन किया था जो है, और इसका तो यह है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ी हम जी रहे हैं इस वक्त जो है, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं। तो हमें तो मतलब गुजर गया, हमारा तो जमाना गुजर जाएगा, और जो हमारे बाद वाली पीढ़ी है वो क्या आसानी से समझ पाएंगे इस बात को? मुझे नहीं लगता। मगर जो बच्चे हैं, अगर स्कूल के स्तर से कहीं कोई काम शुरू होता है तो उनमें निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन 1-2 साल का नहीं, 10-15 साल भी लग सकती है उसमें जो, पर फर्क पड़ेगा जरूर जो। तो इसका पर्यावरण संरक्षण का भविष्य जो है आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संचेतना भी सभी व्यक्तियों में आनी चाहिए कि हमारा नुकसान क्या है, फायदा क्या है। क्योंकि सिर्फ हम फायदे की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैंने किसी से, एक दुकानदार थे, तो उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ जगह है, आप एक पेड़ लगा लीजिए। तो उन्होंने कहा
कि मुझे पेट से क्या लेना देना, मुझे तो कमाई से लेना देना है। तो आज जो सोच बन रही है, हमारी इस तरह की सोच है, तो उसे बदलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लिख के भी करना पड़ेगा, गोष्ठियां भी आगे हो सकती हैं, उससे भी फर्क पड़ सकता है। और आपका जो हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार कार्यक्रम है, इसके माध्यम से आज भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ऐसा नहीं कि जब मैं आप सबसे इतना प्रभावित हुआ हूं उस लाइन का होते हुए, तो बाकी लोग तो और ज्यादा प्रभावित होंगे, सोचने को मजबूर होंगे कि हाँ, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, रमापति जी कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं और शर्मा जी कह रहे हैं, मतलब आप सब लोग जो भी कह रहे हैं वो सबके फायदे की बात है। तो भविष्य होगा वो जल्दी रहेगा और थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ेगा आगे। और मैं तो इतना कह के जो है यही कहूंगा, सॉरी, कि तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं अपना काम बखूबी करता रहूंगा और रमापति जी का जो अनुरोध है वो भी सिरोधार्य है मेरे पर, जो है मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। और ये जो काम कर रहा हूँ इसमें और थोड़ा सा, अभी ये तो अंदर किनारे पे है, थोड़ा सा और अंदर घुसने की कोशिश होनी चाहिए इसमें, जो कि मतलब और बखूबी ठीक से समझ सके। मैं कुछ कविताएं इससे हटके बाद में भेजता रहा हूँ, और हो सकता है आप सबने ना मतलब देखी हो मुझे है। तो जैसे एक मैं जुगनू हूँ, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी, और जुगनू से ही जो है आदिवासियों के कुछ गांवों में क्या है कि सैलानी जो आते हैं उनको वो पार्क दिखाते हैं और खुद भी टच नहीं करते, कहते हैं इनको मारना नहीं है, छेड़ना नहीं है, आप फोटो लीजिए और एंजॉय कीजिए, और उससे 2-4 हजार रुपए की आमदनी भी कर रहे हैं वो जो है। तो ये हमें जितनी प्रकृति में चीज है वो नुकसान देने वाली कोई नहीं है, हमें उनके अस्तित्व को समझना होगा और फिर उसी के अनुरूप जो है कार्य करना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इतना विशाल क्षेत्र है कि जितना कम लिखा जाए उतना कम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। अत्यंत प्रसन्नता, संतोष और गौरव के साथ अब हम आज के इस ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। डॉक्टर कालीचरण जी द्वारा रचित अनुपम काव्य संग्रह पर्यावरण प्रबोधिनी का यह भव्य लोकार्पण आज हमारी साहित्यिक यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया है। विदाई की बेला है पर यादें सवर रही है, विदाई की बेला है पर यादें सवर रही है, शब्दों की ये तरंगे दिलों में उतर रही है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी यह ओजस्वी लेखनी प्रेम के स्पंदन, श्रृंगार की कोमलता और पर्यावरण मूल्यों की उस सुगंध को निरंतर सहेजती रही, जो पाठकों के अंतस को सदा तृप्त करती रही। हम ईश्वर से आपकी कलम के अविरल प्रभाव, आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल साहित्यिक भविष्य की मंगल कामना करते हैं। इस गौरवशाली और वैचारिक आयोजन को अपनी गरिमा में उपस्थिति से जीवंत, सार्थक और सफल बनाने के लिए मैं काव्यांगन मंच के सभी वरिष्ठ सदस्यों, समस्त विद्वान समीक्षकों, मंचासीन मनीषियों और देश विदेश से जुड़े हमारे सभी उत्साही श्रोताओं का हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी उपस्थिति, आपकी आस्था और आपका विश्वास ही काव्यांगन की वास्तविक पूंजी और संबल है। काव्य गंगा की यह निर्मल धारा इसी प्रकार नित्य नए विचारों के साथ अविरल बहती रहेगी। इसी अटूट विश्वास के साथ हम आप सभी को भविष्य के आयोजनों के लिए पुनः सादर आमंत्रित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि साहित्य के ऐसे ही किसी पावन उत्सव की बेला में हम सब पुनः एकत्रित हों। मिले थे वर्चुअली हम, पर दिलों के तार जुड़ गए, काव्यांगन के मंच से चेतना के नए पंख मुड़ गए। इस सुंदर समारोह को सफल, स्मरणीय और ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं मंजू छिल्लर आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार और आत्मीय अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।